नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं हम लोग लगातार करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं और यूपीएससी 2025 प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल रिलेशन विषय की चर्चा कर रहे थे। भारत के साथ उसके पड़ोसी देशों का क्या संबंध है, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब कुछ और जो भारत के साथ जो ऐसे देश जिनके साथ हमारा राजनयिक तरीके से भी देख सकते हैं, राजनीतिक रिश्ता के तरीके से भी देख सकते हैं, व्यापारिक रिश्ता देख सकते हैं, सामरिक दृष्टिकोण से देखें तो जिन राष्ट्रों के साथ हमारा अच्छा खासा संबंध है उस पर भी हम एक नज़र डालेंगे और पिछले एक साल में उसमें क्या क्या परिवर्तन आया है उसको समझने की कोशिश करेंगे। चाहे वो भारत रूस का रिश्ता हो, भारत अमेरिका को लेकर के चर्चा किया जाए, चाहे वो भारत जापान को लेकर के चर्चा किया जाए, भारत ऑस्ट्रेलिया की चर्चा की जाए, इन तमाम राष्ट्रों के साथ भारत की क्या स्थिति है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है इन तमाम नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले हम भारत और रूस संबंध को देखेंगे। देखिए, भारत और रूस का संबंध जो है ना वह ऐतिहासिक संबंध रहा है। इस दोनों देशों के रिश्ते अपने आप में ही लंबे समय से देखेंगे कि काफी मजबूत रिश्ता रहा है और पीपल टू पीपल कनेक्शन कहा जाता है। सॉफ्ट पावर की बात की जाती है। भारत की बहुत सारी फिल्में जो है, खास करके राज कपूर साहब जब हुआ करते थे वो तो इतने चर्चित थे रसिया में, उस वक्त के सोवियत संघ में, कि कहा जाता था कि वो वहां से यदि चुनाव लड़ लेते तो जीत जाते। अब समझ सकते हैं कि क्या रिश्ता रहा है भारत और चीन का। यानी कि दोनों देशों के लोगों के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिलता है। फिलहाल चर्चा में क्या है इसको समझिए। 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। अब यहां शब्द पे गौर कीजिए, यहां पर लिखा हुआ है शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन कहने का तात्पर्य होता है कि जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो मिलकर के बैठते हैं, बातें करते हैं, इश्यूज पर चर्चा करते हैं। यानी कि अगर यहां पर देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मिलकर के बात करेंगे, है ना। और यह वार्षिक स्तर पर होता है, प्रत्येक वर्ष की बात की गई है। 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन ये यहां पर हुआ है। कहां पर? तो मास्को में। मास्को क्या है? रूस की राजधानी है। तो सह अध्यक्षता जो है इसका यहां पर किया गया भारत के द्वारा भी। अब यहां पर संबंधों की पड़ताल कर लेते हैं, चूंकि प्रश्न बनेंगे तो यही सबसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। एक एक चीजों पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले सैन्य सहयोग की बात करते हैं। चूंकि देखिए, रसिया जो है भारत का एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि सैन्य पार्टनर भी है ना। तो इसमें देखेंगे तो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और कालाशिकोव AK-203 असॉल्ट राइफलों का दोनों देश मिलकर के उत्पादन कर रहे हैं। ये प्रोडक्शन की बात की गई है। रूस ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दे दी है और रूस भारत को क्या कर रहा है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जैसे प्लेटफॉर्म की आपूर्ति कर रहा है। हालांकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। S-400 को लेकर के काफी विवाद भी हुआ और अमेरिका ने खास करके आपत्ति दर्ज कराया, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में जो है रूस का इन्वॉल्वमेंट है, उस पर आरोप है कि युद्ध उसने यूक्रेन पे थोपा है। तो इन सब चीजों को लेकर के देखा गया कि भाई रसिया पे प्रतिबंध है, तो आप जो है S-400 एयर डिफेंस जो है वो रसिया से नहीं लीजिए। इस तरह की तकनीक आपको अमेरिका उपलब्ध करा देगा। लेकिन अब एक बात समझना है कि भारत ने जो यहाँ पर ऑर्डर किया S-400 का, वह रूस समय पर आपूर्ति नहीं कर पाया है। इसकी वजह क्या है कि वो खुद ही युद्ध में अभी उलझा हुआ है। तो जाहिर सी बात है उसकी अपनी घरेलू प्राथमिकता जो है वह पहले रहने वाला है। तो ये एक वजह है, इसीलिए S-400 चर्चा में रहेगा। इसके तकनीक विषय के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। रूस ने भारत के साथ जो है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट रेलोस के सौदे को भी है मंजूरी दिया है। इसके अलावा यह एक दूसरे के सैन्य अड्डों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बंदरगाहों पर लॉजिस्टिक एवं सहायक सुविधाओं तक पहुंचाने में भी कहा गया है कि हम ये काम करेंगे। बहुपक्षीय सहयोग की यहाँ पर बातें की जाए तो दोनों देश, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र में हो, दोनों ही मेंबर हैं। खास करके ब्रिक्स को लेकर के पिछले दिनों चर्चा रहा और ब्रिक्स जो है, जो लास्ट वाला मीटिंग हुआ था, ये रूस के ही एक शहर है कजान, वहां पर मीटिंग हुआ और यहां पर जो है बहुत सारे अलग अलग तरह के डिसीजन लिया गया, जिसमें कहा गया कि डॉलर को रिप्लेस करके ब्रिक्स का अपना खुद का एक करेंसी होगा। तो इस बात को लेकर के ट्रंप अभी भड़के हुए हैं। टैरिफ लगाने की जो है वह कहीं ना कहीं देखेंगे, वह एक तरह से बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो ब्रिक्स के जितने भी कंट्री हैं इमीडिएट उस पर जो है हम 100% टैरिफ लगा देंगे। तो इस वजह से ब्रिक्स चर्चा में रहा है और रसिया जो है इसका मेंबर है, भारत भी इसका मेंबर है। और SCO, जो SCO है पाकिस्तान में हुआ था लास्ट वाला, भारत के प्रधानमंत्री नहीं गए थे, S जयशंकर विदेश मंत्री गए थे, उसमें भी रूस शामिल है। तो बहुत सारे ऐसे बहुपक्षीय मंच हैं जहां पर रूस और भारत दोनों ही उसका मेंबर है। ठीक है, तो उस नजरिए से भी हमारे लिए
संबंध बेहतर होता है। भू राजनीतिक देखेंगे तो भारत के सभी व्यापारिक साझेदारों में रूस का स्थान जो है वह चौथे नंबर पर है, तो इसीलिए भी यह हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। परिवहन और कनेक्टिविटी के लिहाज से देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, उत्तरी समुद्री मार्ग तथा चेन्नई व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारा जैसी परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है। इन परियोजनाओं का नाम जरूर आपको ध्यान रखना है, खास करके अगर आप मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे जब, ठीक है, और मेंस में जब भारत रूस के संबंध पर प्रश्न आता है तो इन सब चीजों को कोट करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। एनर्जी को लेकर के भारत अपनी 80% ऊर्जा जरूरत को बाहर से आयात करता है। रूस हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कच्चा तेल का वह हमारे लिए आपूर्ति करता है। तकनीकी सहयोग की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा गगनयान मिशन, ये सब में रूस हमारा मदद कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं भारत संयुक्त राज्य अमेरिका संबंध को लेकर के। देखिए, अमेरिका और भारत का पिछले 10 वर्षों में संबंध देखेंगे तो वह निश्चित तौर पर परवान चढ़ता हुआ नजर आएगा। बहुत ही मधुर संबंध रहा है। खास करके बराक ओबामा जब अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, 2 कार्यकाल उन्होंने पूरा किया, फिर एक कार्यकाल जो है 17 से 21 तक, 2017 से 21 तक का ट्रंप पूरा किए, फिर जो बाइडेन 21 से 25, अब फिर ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में 25 से संभाल रहे हैं। तो ये जो पिछला आपको 4-5 कार्यकाल देखने को मिलेगा यह बहुत बेहतर रहा है। भारतीय नजरिए से देखें तकरीबन आपको देखने को मिलेगा 20 से 21 बहुत अच्छा रहा है यहाँ पर भारत और अमेरिका का संबंध। लेकिन अब ट्रंप आए हैं और ट्रंप के आने के बाद टैरिफ वार वाला जो इशू है थोड़ा सा हाईलाइटेड हुआ है। हालांकि कुछ और चीजें हैं जिसको लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए तमाम जो समझौता वगैरह हुआ है पिछले दिनों उस पर एक नजर हमारी होनी चाहिए। भारत के रक्षा मंत्री की संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान जो है सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट सोसा समझौते पर हस्ताक्षर हुआ और यह अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि पिछले दिनों हुए समझौते में एक महत्वपूर्ण समझौता ये रहा है। सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट यानी आपूर्ति सुरक्षा समझौता सोसा, ये क्या है इसके विषय में समझ लेते हैं, यहां से प्रश्न रह सकता है। यह समझौता अमेरिका और उसके भागीदारों को जरूरत के समय आपूर्ति श्रृंखला जारी रखने के लिए रक्षा से जुड़ी वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों ही चीजें की बातें की गई है। इसकी प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति करने का एक अनुमति देता है। भारत अगर यहां पर देखेंगे अमेरिका का 18वां सोसा भागीदार है क्योंकि बहुत सारे कंट्री इसमें शामिल ही अमेरिका समझौता करता ही नहीं है। सोसा कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है और आपूर्ति पर प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। यह पॉइंट ध्यान रखिएगा, यह महत्वपूर्ण है इसका, ठीक है, कि अगर ये ऐसा नहीं कि समझौता हो गया तो एकदम बाध्यकारी हो गया है। आपूर्ति पर अगर संबंध बेहतर नहीं है, आपसी तालमेल बेहतर नहीं है तो फिर वो प्रतिबंध भी लग सकता है। रक्षा व सुरक्षा सहयोग को बढ़ा देने वाले जो अन्य समझौता पिछले कुछ वर्षों में हुआ है उस पर ध्यान दीजिएगा। और ये जो लिखा जा रहा है यहाँ पर ये तमाम, जैसे कि लेमुआ के विषय में आपने सुना होगा, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लेमुआ के नाम से आपसे पूछा जा सकता है, बहुत जरूरी है। उसके बाद कोमकासा आपने सुना होगा, है ना, कोमकासा 2018 में, लेमुआ 2016 में हुआ था। ये दोनों मोस्ट बीबीआई है, पिछले 4-5 साल से यहां से प्रश्न बनने की संभावना रहा है। 2019 में इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ है और 20 में मैंने बताया बेसिक एक्सचेंज ऑफ कोऑपरेशन एग्रीमेंट बेका, और फिर यहां पर जो हमने चर्चा किया था सोसा। ये सारे चीजें आपको ध्यान में रखना है क्योंकि कहीं से भी यहां पर प्रश्न बनाया जा सकता है, तो कहीं से भी प्रश्न बने आपको ये ध्यान में रहना चाहिए। भारत यूनाइटेड किंगडम संबंध को देखते हैं कि इसके लेकर के क्या बातचीत चल रहा है। ब्रिटेन में खास करके देखेंगे नए प्रधानमंत्री अब आ गए हैं तो अलग तरह से रिश्ता डिफाइंड किया जा रहा है। जो बाइडेन नहीं रहे तो भारत के साथ भी अलग संबंध रहेगा। भारत के द्वारा यह भी कहा गया है कि 2025 के अंत होते होते जो है वह FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वह यूरोपीय यूनियन के साथ भी कर लेगा और ब्रिटेन के साथ भी कर लेगा। आपने ध्यान दिया होगा यूरोपियन यूनियन के 27 में से 22 देश के जो काउंसलर हैं वो भारत आए थे, जो EU के कमिश्नर अभी आई थी उनके साथ आए थे, तो वो FTA को लेकर के बात हुआ है और कह दिया गया है कि सहमति बन गई है। तो भारत चाह रहा है कि वह जो है ब्रिटेन के साथ भी कर ले, क्योंकि ब्रिटेन अब जो है ब्रेग्जिट के बाद आप जानते हैं कि वह हिस्सा नहीं है किसका, यूरोपीय यूनियन का, तो भारत को अलग से उसके साथ FTA करना पड़ेगा। इसलिए यह मुद्दा अब चर्चा में रहेगा, तो आपका ध्यान रहना चाहिए। और पिछले जो संबंध वगैरह है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। क्या है ये जो भारत और UK ने स्वास्थ्य और लाइफ साइंस में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब यहाँ पर भारत यूनाइटेड किंगडम के जो संबंध हैं तमाम चीज़ों पर एक एक करके हम देखते हैं। रणनीतिक साझेदारी की अगर बात करेंगे और 2021 के लेकर के बात करेंगे तो वर्चुअल समिट के दौरान इसे व्यापक रणनीतिक साझेदारी यानी कि CSP तक बढ़ाया गया है। बहुपक्षीय सहयोग की बात करेंगे यानी कि किस किस मंच को लेकर के, तो क्वाड में यूनाइटेड किंगडम डायरेक्ट नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वाड जो है ना वह 4 देश उसमें शामिल हैं। एक उसमें शामिल है USA, दूसरा शामिल है इंडिया,
तीसरा शामिल है ऑस्ट्रेलिया और चौथा शामिल है उसमें जापान। ठीक है, तो ये 4 है इसमें। लेकिन फिर यहां पर बहुपक्षीय सहयोग में इसकी भूमिका निश्चित तौर पर है। क्वाड में भी इंडो पैसिफिक ओशियंस जो इनिशिएटिव है यानी कि IPOI के नाम से आपसे पूछा जा सकता है, यूनाइटेड किंगडम के इंडो पैसिफिक टिल्ट में सहयोग और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हितों का पूरक है। तो क्वाड में भी ये ध्यान आप रखिएगा। रक्षा और सुरक्षा संबंध में देखेंगे 2015 में रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समझौता यानी कि DISP पर हस्ताक्षर किए गए। 2+2 तंत्र के माध्यम से रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाया गया। 2+2 क्या होता है कि अगर आपके इधर से जिस 2 डिपार्टमेंट के मिनिस्टर होंगे, उधर से भी उस भी कंट्री से उस 2 डिपार्टमेंट के मिनिस्टर होंगे और आपस में मुद्दों पर बात करेंगे। इसको 2+2 की रणनीति कहा जाता है। सैन्य अभ्यास की यहां पर चर्चा करेंगे तो अजय वारियर, कोंकण और कोबरा वारियर, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आजकल यूपीएससी थोड़ा फैक्चुअल पूछने लग गई है, तो ध्यान रखना है। आर्थिक और व्यापारिक संबंध की बात करेंगे तो भारत ब्रिटेन का 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत कह रहा है कि हम FTA करेंगे, तो ये आंकड़ा आगे खिसकने वाला है, उस लिहाज से ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल, इसे भारत और यूनाइटेड किंगडम ने महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने के लिए शुरू किया है। यानी कि टेक्नोलॉजी का आप कह सकते हैं कि किस तरह से हस्तांतरण किया जाए इन सब चीज़ों के लिए कि आज के समय में दूरसंचार हो जाए। महत्वपूर्ण कोई खनिज है, सेमीकंडक्टर को लेकर के इंडिया चाहता है कि सेमीकंडक्टर का वो वर्ल्ड कैपिटल बने, इस लिहाज से भी ब्रिटेन की महत्वपूर्ण भूमिका होगा। आजकल जो AI की बात की जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उसको लेकर के क्वांटम, इन सब चीज़ों पर जो है नए जो तकनीक है उस पर दोनों देशों का सहयोग अपेक्षित है। भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध पर अब आते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध को लेकर के अभी मैंने चर्चा किया कि क्वाड में दोनों साथ है और क्वाड बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। अगर देखें, क्योंकि चीन को काउंटर करना है, उस लिहाज से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। और चीन के द्वारा भी कहा जा रहा है कि वो भारत की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाह रहा है, तो उस लिहाज से भी समझना पड़ेगा। क्योंकि ब्रिक्स जो संगठन है उसमें चीन भारत के साथ है, तो इसलिए क्वाड महत्वपूर्ण होगा और इसलिए ऑस्ट्रेलिया महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो संभव है कि और किसी के साथ ना पूछ करके भारत और ऑस्ट्रेलिया से आपसे प्रश्न पूछ ले। ठीक है, तो यहां पर देखिए, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपनी नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी यानी कि NDS 2024 में भारत को इंडो पैसिफिक रीजन IPR में शीर्ष स्तरीय सुरक्षा भागीदार, ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट और ये ध्यान रखना है आपको, इसके रूप में शामिल कर लिया है। रणनीतिक साझेदार में देखेंगे तो दोनों देशों ने 2020 में अपने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाते हुए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी कि CSP के स्तर तक इसे पहुंचाया है। ये कुछ फैक्ट हैं, अगर यहां से स्टेटमेंट बनता है तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यहां पर भी देखेंगे 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद, जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि 2 इधर के, जैसे मान लीजिए जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और विदेश मंत्री हैं, तो दोनों भारत के भी होंगे डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, और ऑस्ट्रेलिया के भी होंगे, और बात करेंगे। इसको 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहा जाता है, 2+2 डायलॉग के नाम से जानते हैं। रक्षा में यहां पर देखेंगे तो क्वाड को लेकर के हमने पहले भी चर्चा किया कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंडिया और जापान के साथ उसमें शामिल है, और कुल मिलाकर के जो चाइना को काउंटर करने की कोशिश है उसका एक हिस्सा है। म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट यानी कि MLSA, इसके अलावा डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव पार्टनरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जहां भी ये जो इंडो पैसिफिक वाला शब्द आ जाए ना, आप थोड़ा सा रुक करके उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि वहां से प्रश्न बन सकता है। सैन्य अभ्यास ये जरूरी है आपको, क्योंकि होता क्या है कि आपको कई तरह का सैन्य अभ्यास दे दे, युग्म मिलान करने प्रीलिम्स में दे दिया जाता है, कई देशों का नाम दिया जाएगा और सैन्य अभ्यास दे दिया जाएगा और कहेगा कि किस देश के साथ भारत कौन सा सैन्य अभ्यास करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के साथ ये सारे सैन्य अभ्यास जो है वह भारत करता है, जिसमें से सबसे ज्यादा आवश्यक आपके लिए मालाबार अभ्यास जो है वह ज्यादा जरूरी हो जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो दोनों देशों ने 2022 में आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर 20 हस्ताक्षर किए हैं। ये MOU साइन किया गया है। स्वच्छ ऊर्जा हेतु सहयोग, भारत लगातार जो है ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रहा है और खास करके देखेंगे नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर के सोलर अलायंस वगैरह इंडिया ने बनाया, उसमें भी जो है ऑस्ट्रेलिया हमारा एक साझेदार देश है। क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देख लीजिए क्या है ये। EU क्रिटिकल मिनरल्स ऑफिस और खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसको काबिल कहा जाता है, के बीच 2022 में समझौता ज्ञापन हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है एक, और दूसरा नाम जो है ये ध्यान रखना है, ये पहला, और ये इंडिया की तरफ से खनिज विदेश इंडिया
लिमिटेड। ठीक है, परमाणु सहयोग देखेंगे तो 2014 में असैन्य परमाणु सहयोग समझौता पर दोनों देशों ने यहां पर हस्ताक्षर किया। अंतरिक्ष की बात करेंगे तो अंतरिक्ष मैत्री मिशन आपको ध्यान में रहना चाहिए। ये दोनों देशों ने प्रौद्योगिकी को लेकर के अनुसंधान यानी कि R&D को लेकर के, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इनोवेशन का काम कैसे किया जाए, इसको लेकर के यहाँ पर बात की गई है। क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग की बात करेंगे, G20 में दोनों है। भारत ने जो G20 की मेजबानी किया था 2023 में, तो सितंबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया आया था, WTO में, IOR ARC में, आसियान रीजनल फोरम में और क्वाड में। क्वाड बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान रखना है, हल्के में नहीं ले सकते हैं, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न। भारत जापान संबंध में, भारत जापान संबंध हमेशा से ही एक दोनों देशों के बीच देखेंगे तो बहुत बेहतर संबंध रहा है ना। और इसके अलावा अभी जो चर्चा में क्यों ये रहा है, तो भारत और जापान के प्रधानमंत्रियों ने इटली के अपूलिया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जो है बायलैटरल टॉक किया, उसके बाद ये चर्चा में आ गया। और भारत जापान संबंध पर अगर आपसे कुछ चीजें पूछता है तो सबसे पहले सामरिक भागीदार को लेकर के बात करेंगे। मैंने फिर से कहा आपको क्वाड याद रखिएगा, है ना, क्योंकि क्वाड जापान के साथ जो है, क्वाड में जापान भी एक देश है। 2014 से दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक और वैश्विक भागीदार से बढ़ाकर क्या है, विशेष वैश्विक और सामरिक भागीदार 21 तक कर दिया है। साझा सामरिक हित भी दोनों का है, चूंकि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत, चूंकि इंडो पैसिफिक में नहीं चाहेगा कि चाइना का प्रभुत्व बढ़े, इसीलिए यहां पर जो है दोनों की चिंताएं एक है क्वाड को लेकर के, इसलिए यहां पर चर्चा किया जाता है। रणनीतिक कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो इसमें जैसे कि भारत ने पहले तो लुक ईस्ट हुआ करता था, उसके बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी आया, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो, जापान की गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना है तो साझेदारी की नीति का माध्यम हो, दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने की बात हो, इन सब के लिए भारत और जापान जो है आपस में करीब आ रहे हैं। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की बात किया जाए, इसका लक्ष्य जो है पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया को अफ्रीका के करीब लाने की बात की गई। आपने ध्यान दिया होगा जब भारत में 2023 में G20 की मेजबानी किया गया था तो भारत ने अफ्रीका को इसका एक मेंबर बना दिया। तो G20 जो है आप कह सकते हैं G20+1 21, मतलब G20 ही कहा जाता है, लेकिन एक देश और उसमें जुड़ गया है, देश क्या पूरा एक जो है महाद्वीप में जुड़ गया है। रक्षा संबंध की यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कई तरह के सैन्य अभ्यास आपसे पूछा जा सकता है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें आप देखेंगे तो धर्म गार्जियन शिन्यू मैत्री जिमेक्स, ये ध्यान रखिएगा, चूंकि मैंने क्या कहा था कि सुमेलित करने वाला युग्म दे दे, तो हो सकता है ये एक जापान की तरफ से डाल दिया जाए, यहाँ महत्वपूर्ण होगा। महत्वपूर्ण यहाँ पर जो व्यापारिक साझेदार है तो उसमें देखेंगे तो वर्ष 2011 में भारत और जापान ने जो द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता किया था, बायलैटरल यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जा रही है, व्यापक आर्थिक भागीदार सहयोग सेपा पर हस्ताक्षर कर लिए थे। ऊर्जा सहयोग की बात करेंगे तो 2022 में भारत जापान स्वच्छ ऊर्जा भागीदार यानी कि कैप की घोषणा की थी। इस भागीदारी का उद्देश्य क्या रखा गया था, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन से निपटना। क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसमें जो खास करके आइलैंड जैसे जापान जैसे देश जो है उसके लिए ज्यादा ये खतरा है। आप जानते हैं कि जापान में लगातार भूकंप आता रहा है, क्लाइमेट चेंज होने से जापान की पूरी जो आप कह सकते हैं अस्तित्व, उसके लिए खतरा हो जाएगा और भारत भी उससे जूझ रहा है, पूरी दुनिया जूझ रही है। तो निश्चित तौर पर भारत जापान जो है इस चीज को लेकर के भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रौद्योगिकी में, साइंस में जापान हमेशा से ही बहुत बेहतर रहा है और भारत का इसरो जो है निश्चित तौर पे गौरवान्वित भारत को किया है स्पेस टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पर जो भारत का इसरो और जापान का जाक्सा एक संयुक्त लूनर पोलर जो है एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स पर काम कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। दो संगठन और ये मिशन का नाम। विकास सहायता में बात करेंगे तो सबसे बड़ा यहाँ पर द्विपक्षीय दानकर्ता माना जाता है जापान जो है भारत का। जापान द्वारा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना जैसी परियोजनाओं का समर्थन भी किया जा रहा है, जिसको बुलेट ट्रेन परियोजना के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कुल मिलाकर के इन देशों के साथ जो संबंध है वह चर्चा में रहा है, वहां से प्रश्न बन सकते हैं और 2025 के प्रीलिम्स में कहीं से भी यहां से प्रश्न आए तो इतने फैक्ट यदि आप ध्यान रखते हैं तो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।